कॉलेज के वर्ष लॉस एंजलिस के एक बढ़िया होटल में सेवक के रूप में बिताए। वहाँ एक तकनीकी कार्यकारी अतिथि के रूप में अक्सर आया करता था और काफ़ी प्रतिभावान था। उसने लगभग 20 वर्ष से कुछ ही अधिक की आयु में वाईफाई का एक मुख्य घटक डिज़ाइन कर पेटेंट किया था। वह कई कंपनियां शुरू करके बेच चुका था और बेतहाशा कामयाब था। धन संपत्ति के साथ उसका जो संबंध था उसे मैं असुरक्षा और बचकानी मूर्खता का मेल कहूँगा। वह $100 के नोटों की कई इंच मोटी गड्डी साथ लेकर घूमता था, जिसे वह किसी को दिखाता था, फिर चाहे वे देखना चाहते हों या नहीं। वह बिना किसी संदर्भ के अपनी धन संपदा की खुलकर डींग मारता, खासकर जब वह नशे में धुत होता। एक दिन उसने मेरे एक सहकर्मी को कई $1000 की रकम दी और कहा, गली में जो ज़वारात की दुकान है वहाँ जाओ और $1000 के कुछ सोने के सिक्के लेकर आओ। 1 घंटे बाद हाथ में सोने के सिक्के लिए वह कार्यकारी और उसके दोस्त एक डाक के चारों तरफ इकट्ठा हो गए जो प्रशांत महासागर के सामने था। फिर उन्होंने उन सिक्कों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया। वे उन सिक्कों को कंकरों की तरह उछालते और फिर किसका सिक्का सबसे दूर गया इस बात पर बहस करते और ठहाका मार हंसते, सिर्फ मनोरंजन के लिए। कुछ दिनों बाद उसने होटल के डेस्ना में एक लैंप तोड़ दिया। एक मैनेजर ने उससे कहा कि वह $500 का लैंप था और उसे उसकी भरपाई करनी होगी। तुम्हें $500? कार्यकारी ने अविश्वासपूर्ण पूछा और जेब में नोटों से की एक गड्डी निकालकर मैनेजर को देते हुए कहा, ये रहे $5000। अब मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ और फिर कभी भी दोबारा इस तरह मेरी बेइज्जती मत करना। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह का व्यवहार कब तक चल सकता था, और इसका जवाब है ज़्यादा दिन नहीं। कई वर्षों बाद मुझे पता चला कि वह दिवालिया हो गया था। इस किताब का आधार यह है कि धन संपत्ति के मामले में आप कितना अच्छा प्रबंधन करते हैं यह इस पर कब निर्भर करता है कि आप कितने होशियार हैं, और इस पर ज़्यादा कि आपका व्यवहार कैसा है। और व्यवहार सिखाना कठिन कार्य है, उन्हें भी जो वास्तव में होशियार हैं। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अपनी भावनाओं का नियंत्रण खो दे एक वित्तीय आपदा हो सकता है। इसका विपरीत भी उतना ही सत्य है। सामान्य व्यक्ति जिन्हें वित्तीय ज्ञान नहीं है धनी हो सकते हैं अगर उनके पास कुछ ऐसे व्यावहारिक कौशल हों जिनके लिए बुद्धिमत्ता की औपचारिक युक्तियों की आवश्यकता नहीं होती। मेरी पसंदीदा विकिपीडिया पृष्ठ आरंभ होती है, रोनाल्ड जेम्स रीड एक अमेरिकी जनहितैषी निवेशक, जेनिटर और गैस स्टेशन परिचारक थे। रोनाल्ड रीड का जन्म ग्रामीण वाल्टमोंट में हुआ। वे अपने परिवार से हाई स्कूल पास करने वाले पहले सदस्य थे। यह इसलिए भी और अधिक प्रभावशाली है कि वे प्रतिदिन रास्ते में अन्य लोगों से लिफ्ट लेकर कैंपस आया करते थे जो रोनाल्ड रीड को जानते थे। उनके जीवन के बारे में बताने योग्य ज़्यादा कुछ नहीं था। उनका जीवन इतना सामान्य था जितना किसी का हो सकता है। रीड ने 25 वर्ष तक एक गैस स्टेशन में कारों की मरम्मत की और 17 वर्षों तक जेसी पेने में फर्श पर झाड़ू लगाई। 38 वर्ष की आयु में उन्होंने $12000 एक 2 बेडरूम वाला घर खरीदा और अपना पूरा जीवन वहीं बिताया। 50 वर्ष की आयु में विधुर हो गए और उन्होंने फिर
दोबारा विवाह नहीं किया। उनके एक मित्र का कहना है कि उनका खास शौक ईंधन की लकड़ी काटना था। वर्ष 2014 में 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और तब जाकर इस विनीत ग्रामीण जेनिटर ने सुर्खियां रची। 2014 में 2,81,503 अमेरिकी नागरिकों की मृत्यु हुई। इनमें से 4,000 से भी कम लोगों की शुद्ध संपत्ति उनकी मृत्यु के समय $8 मिलियन थी। रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे। अपनी वसीयत में इस पूर्व जेनिटर ने अपने सौतेले बच्चों के लिए $2 मिलियन और स्थानीय अस्पताल एवं पुस्तकालय के लिए $6 मिलियन छोड़ दिए थे। जो रीड को जानते थे वे चकराए हुए थे, उनके पास इतना सारा पैसा आखिर कहाँ से आया। बाद में पता चला कि इसमें कोई भी रहस्य नहीं था। ना तो उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी और ना ही उन्हें यह पैसा विरासत में मिला था। रीड ने जितना संभव था उतनी ही बचत की और वह पैसा ब्लू चिप स्टॉक में लगा दिया। फिर उन्होंने दशकों तक प्रतीक्षा की, जब तक वह छोटा सी निवेश राशि बढ़कर $8 मिलियन तक बदल गई। बस इतना ही। और एक जेनिटर ने जनहितैषी रोनाल्ड रीड की मृत्यु से कुछ माह पहले रिचार्ड नाम का एक और व्यक्ति खबरों में था। रिचार्ड फुस्कोन वह सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड नहीं था। हार्वर्ड से पढ़े इस मेरिक लिंच कार्यकारी के पास MBA की डिग्री थी और उसने वित्त व्यवसाय में इतनी सफलता प्राप्त की थी, लगभग 40 की उम्र में ही सेवानिवृत्त होकर एक जनहितैषी बन गया। पूर्व मेरिल CEO डेविड कोमांस्की ने फुस्कोन की व्यवसाय कुशाग्रता, नेतृत्व क्षमता, उचित मूल्यांकन और व्यक्तिगत अखंडता की काफ़ी प्रशंसा की। क्रेन्स बिजनेस मैगजीन ने एक बार उसे सफल कारोबारियों की 40 अंडर 40 सूची में शामिल किया, लेकिन फिर ठीक सोने के सिक्के उछालने वाले तकनीकी कार्यकारी की तरह सब बिखर के रह गया। 2000 के पहले दशक के बीच फुस्कोन ने ग्रीनविच कनेक्टिविटी में एक 18,000 वर्ग फुट के घर का विस्तार करने के लिए जमकर ऋण लिया। इस घर में 11 गुस्लखाने, 2 एलिवेटर, 2 स्विमिंग पूल और 7 गैराज थे और इस घर के रखरखाव का मासिक खर्च $90,000 से भी अधिक था। फिर वर्ष 2008 का वित्तीय संकट आ पड़ा। इस संकट ने वस्तुतः सभी की आर्थिक स्थिति को चोट पहुंचाई। इसने फुस्कोन को प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अत्यधिक ऋण और अनकदी परिसंपत्ति ने उसे दिवालिया बना छोड़ा। फिलहाल मेरी कोई आमदनी नहीं है, उसने 2008 में कथित तौर पर एक दिवालियापन न्यायाधीश को बताया। पहले उसका पाम बीच वाला पर कब्जा लिया गया। 2014 में ग्रीनविच मैसन की बारी थी। अपनी संपत्ति दान में देने से 5 महीने पहले रिचार्ड फुस्कोन का घर, जहां अतिथि घर के अंदर के स्विमिंग पूल के ऊपर आर पार नज़ारे वाले आवरण पर खाने और नृत्य के रोमांच का स्मरण करते थे, उसे इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अनुमानित लागत से 75% कम की राशि में नीलाम कर दिया गया। रोनाल्ड रीड धैर्यवान थे और रिचार्ड फुस्कोन लालची, और बस इतना काफ़ी था दोनों के बीच की शिक्षा और अनुभव के विशाल अंतर को ग्रस्त करने के लिए। यहाँ सीख रोनाल्ड की तरह ज़्यादा या रिचार्ड की तरह कम बनने को नहीं है। हालांकि यह भी कोई बुरी सलाह नहीं है। इन कहानियों की दिलचस्प बात यह है कि वित्त के संबंध में ये कितनी अनोखी हैं। ऐसा कौन सा दूसरा उद्योग है जिनमें एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कॉलेज डिग्री, प्रशिक्षण पृष्ठभूमि, औपचारिक अनुभव और संपर्कों के बिना
किसी ऐसे को पछाड़ दे जिसके पास सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, प्रशिक्षण और संपर्क हो। मैं ऐसा कोई और उद्योग नहीं सोच सकता। एक ऐसी कहानी की कल्पना करना जहां रोनाल्ड रीड किसी हार्वर्ड प्रशिक्षित वास्तुकारों से बेहतर गगनचुंबी इमारतें बना सकें। ऐसी भी कभी कोई कहानी नहीं होगी जहां एक जेनिटर किसी विश्व के जाने माने परमाणु इंजीनियरों को मात दे सके। लेकिन निवेश के इस क्षेत्र में ऐसी कहानियां होती हैं। रोनाल्ड रीड के रिचर्ड फुर्स्टकोन का सहवर्ती होने के दो स्पष्टीकरण हैं। पहला, वित्तीय परिमाण भाग्य द्वारा संचालित होते हैं और इसका बुद्धिमत्ता एवं प्रयास से कोई संबंध नहीं होता। यह सब कुछ हद तक सच है और यह किताब इस पर विवरण में चर्चा करेगी। यह दूसरा, और जो मेरे अनुसार अधिक सामान्य है, कि वित्तीय सफलता कोई कठिन विज्ञान नहीं है। यह एक व्यावहारिक कौशल है जहां आप किस प्रकार व्यवहार करते हैं। यह अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि आप क्या जानते हैं। मैं इस व्यावहारिक कौशल को धन संपत्ति का मनोविज्ञान कहता हूँ। इस किताब का उद्देश्य लघु कहानियों के द्वारा आपको यह विश्वास दिलाना है कि व्यावहारिक कौशल संपत्ति के तकनीक पहलू से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा इस प्रकार करूँगा कि सभी रीड से लेकर फुर्स्टकोन और बीच में बाकी सब बेहतर वित्तीय निर्णय लेना सीख सकें। और जैसा कि मैंने जाना है, यह व्यावहारिक कौशल काफ़ी अगोचर है। वित्त को मुख्य तौर डालते हैं और फार्मूला आपको बताता है कि आप क्या करना चाहते हैं। व्यक्तिगत वित्त में यह सच है जहां आपको बताया जाता है कि आपके पास 6 माह की आपातकालीन राशि और आय का 10% बचत के रूप में होना चाहिए। निवेश में यह सच है जहां हमें ब्याज दर और मूल्यांकन के बीच पहले का संबंध यथार्थ रूप में पता हो, और यह कॉर्पोरेट वित्त में भी लागू होता है जहां CFO पूंजी का सटीक मूल्य माप सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई भी बात बुरी या गलत है। बात यह है कि यह जानने से कि क्या करना है, आपको यह पता नहीं चलता कि जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में क्या कुछ होगा। 2 विषय ऐसे हैं जो सभी को प्रभावित करते हैं, फिर चाहे वो आप उनमें दिलचस्पी रखते हैं या नहीं: स्वास्थ्य और धन। 2 विषय ऐसे हैं जो सभी को प्रभावित करते हैं, फिर चाहे वह आप उनमें दिलचस्प लेते हो या नहीं। तो पहला चीज़ है स्वास्थ्य और दूसरा चीज़ है धन। स्वास्थ्य सेवा उद्योग आधुनिक विज्ञान की एक विजय है जिसमें विश्व भर में आयु संभाव्यता बढ़ रही है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव शरीर के क्रिया संबंधी डॉक्टरों के पुराने विचारों को पलट कर रख दिया है और इसके कारण वस्तुतः सभी अधिक स्वस्थ हैं। धन, उद्योग, निवेश, व्यक्तिगत वित्त, व्यवसाय आयोजन, यह अलग ही कहानी है। वित्त ने पिछले 2 दशकों में विश्वविद्यालयों से सबसे होशियार दिमाग वालों को बटोरा है। 1 दशक पहले प्रिंसटन स्कूल ऑफ इंजीनियर में फाइनेंशियल इंजीनियरिंग सबसे लोकप्रिय मुख्य विषय था। क्या यह इस बात का प्रमाण है कि इससे हम बेहतर निवेशक बने हैं? मुझे